गाइड्स, मैं हूँ प्रतीक्षा आचार्य। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है, वर्ण विचार, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आता है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में वर्ण विचार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, या तो वो भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वर्ण कभी नहीं भूलोगे, ना ही कभी कंफ्यूज होगे। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है या छोटी ध्वनि होती है। जैसे इस समय मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, तो हिंदी भाषा में जो सबसे छोटी ध्वनि होगी म, अ, आ, या कोई इकाई होगी आ, ई, तो ये सभी क्या है? वर्ण है। जब आप स्कूल स्टार्ट करते हो नर्सरी से, तो आपको हिंदी में सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ ये लिखना सिखाया जाता है। इंग्लिश में ABCD लिखना सिखाया जाता है। तो बस यही छोटा आ, बड़ा आ या ABCD इंग्लिश में यही वर्ण होता है। ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी छोटी ध्वनियां क्या होती हैं? वर्ण कहलाती हैं। जैसे अ, आ या फिर क कह सकते हैं, ये क। ठीक है। जब हम वर्ण लिखना सीख जाते हैं, छोटा अ से लेकर ज्ञ तक सीख लेते हैं, तब हमारी मैम हमें क्या देती है लिखने को? वर्णमाला। कहती है ना कि वर्णमाला लिखकर लाओ। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णमाला। जैसे आप सबसे पहले क्या लिखोगे? अगर आपसे वर्णमाला लिखने को कहा जाए तो आप सबसे पहले अ लिखोगे, फिर बड़ा आ लिखोगे, देन छोटा अ, छोटी ई, देन बड़ी ई, फिर ऊ, फिर इसी तरह से ज्ञानी तक आप अपनी वर्णमाला को समाप्त कर दोगे। तो ये व्यवस्थित समूह है, एक क्रम में लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं वर्णमाला। आप वर्ण समझ गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। अब ये जो वर्णमाला है या फिर वर्ण है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो आप वर्णमाला स्टार्ट करते हो लिखना, छोटा अ, फिर आ, ई, ऊ, री, देन ए, ओ एंड औ। ये सभी क्या है? स्वर हैं। ये सभी स्वर हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। कितने हैं संख्या में? जो स्वर की संख्या होती है वो होती है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 होती है। ये आप ध्यान रखें। कौन कौन से स्वर हैं ये भी आप ध्यान रखें। अ से लेकर ओ, औ तक जो आप लिखते हो वो सभी स्वर हैं। इन स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। पहली बात तो जो स्वर होता है, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। यानी कि स्वर को बोलते समय हमें किसी और व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है।
स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र है। अ जब आप बोल रहे हैं तो अ ही बोल रहे हैं। आ, ई, उ, इनके किसी भी उच्चारण को आप करेंगे वहां पर आपको व्यंजन का कहीं भी प्रयोग नहीं दिख रहा होगा। स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है, इसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से हैं ये? अ, ई, उ और ये री। अ, ई, उ और ये री। संख्या कितनी हो गई? 4। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं तो ये 4 हैं। चारों आपको ध्यान रखने हैं, अ, ई, उ, री। इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप में आ जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो वहां पर आपको अ, ई, उ, री दे रखा होगा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अ, आ, ई दे रखा होगा। तीसरा ऑप्शन आ, ई, उ दे रखा होगा और चौथा ऑप्शन ई, उ दे रखा होगा। तो कौन से होंगे? सही ऑप्शन जो होगा वो ये वाला होगा, अ, ई, उ और री वाला। तो संख्या में 4 है ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिसमें लगता है, ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है बोलने में, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जो भी स्वर बचे हैं अब, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, टोटल कितने हो गए? 7। तो ये जो बचे हुए स्वर हैं ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लग रहा है। दीर्घ मतलब बड़ा, ज्यादा समय लगता है। इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर का कोई भी वर्ण नहीं होता है, इसका चिन्ह होता है। इसका चिन्ह एक या तो एस की तरह होता है या फिर हिंदी के 3 की तरह होता है। अक्सर आपको संस्कृत में देखने को प्लुत स्वर मिलता है, हिंदी में नहीं मिलता है। जैसे राम आप लिख रहे हो तो वहां पर आप देखोगे, कहीं कहीं आपने देखा होगा संस्कृत के वर्ड में ये इस तरह का एस बन रहा होगा या फिर 3 बन रहा होगा, इस तरह का बन रहा होगा। तो ये जो चिन्ह है ये प्लुत स्वर कहलाए जाते हैं और इनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, यानी कि तिगुना समय लगता है। तो 1 2 3 करके आप याद रख सकते हो। कम समय लग रहा है ह्रस्व स्वर में, डबल दीर्घ में, ट्रिपल प्लुत स्वर में। अभी हमने स्वर पढ़ा, अब हम व्यंजन पढ़ लेते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अधस्थ व्यंजन और तीसरा व्यंजन होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 3 प्रकार के ये व्यंजन है। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जब भी हम किसी भी व्यंजन को बोलते हैं तो अंदर से एक हवा निकलती है, उस जो हमारी सांस निकलती है वो हमारे मुख के किसी भी पार्ट को टच करके अगर आती है, या तो कंठ को टच करके आएगी, या तलवे को टच करके आएगी, या होठ को टच करके आएगी, दांतों को टच करके आएगी, या मुंह को टच करके आएगी। तो किसी ना किसी पार्ट को टच कर रही है, यानी कि छू रही है, स्पर्श कर रही है श्वास वायु बोलते समय। उन व्यंजनों को कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं? क वर्ग आता है पूरा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हो जाएंगे? क, ख, ग, घ और र। इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? आपको अगर वर्ग का क्रम याद है तो क, ख, ग आसानी से याद हो जाएंगे। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क वर्ग पहले आएगा कि च वर्ग आएगा कि ट वर्ग आएगा। तो क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ और णंगा। फिर इसके बाद जो
है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। देखिए 5 वर्ग हैं और पांचों में 5 5 वर्ण हैं, यानी कि टोटल कितने व्यंजन होगा स्पर्श में? 25 व्यंजन। पांचों वर्ग के पांचों वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ठ कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अधस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन? तब आपका आंसर क्या होगा कि स्पर्श व्यंजन है। और आप इनको बोलकर भी देखोगे तो श्वास वायु कहीं ना कहीं टच हो रही होगी। जैसे क आपके कंठ से निकल रहा है, कंठ पे आपको जोर देना पड़ रहा है। च बोलोगे, च तलवा टच हो रहा है, ट बोलोगे, ट मुंह, त बोलोगे तो दांत, प बोलोगे तो होठ, ये सभी टच हो रहे हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई भी दो पार्ट टच हो मुंह के तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाया जाएगा। इसके बाद अथस्थ व्यंजन की ओर बढ़ेंगे। अथस्थ व्यंजन कौन से होंगे? मां के बाद क्या आता है? य, र, ल, व। इसमें क्या है, जब भी हम मुख से बोलते हैं अथस्थ मतलब होता है अंदर, जो वायु है वो अंदर ही रह जाए। य बोल के देखिए, य अंदर से ही आवाज अंदर ही रह जा रही है। र, ल, व ये अथस्थ व्यंजन है। संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन किस तरह से आता है? अथस्थ व्यंजन है, ऑप्शन में होगा च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, य, ल, ल, व, य, श, श, स, ह। आंसर क्या होगा अथस्थ व्यंजन का? य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, इसका अर्थ क्या होता है? गर्म, गर्मी। जिनको बोलते समय, जिनके उच्चारण में गर्म हवा निकले या गर्मी उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, टाइम लगता है बोलने में, ऊष्म व्यंजन कहलाए जाएंगे। कौन कौन से हैं ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। आप बोल के देखिए, ऊष्मा उत्पन्न होती है एक प्रकार की, श, श, स, ह। तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाए जाते हैं। इनसे भी अधिकतर क्वेश्चन आता है। श कौन सा व्यंजन है, ऐसे आ जाएगा, या फिर पूरा एक ग्रुप दे दिया जाएगा, या ग्रुप में 3 ही व्यंजन दिए जाएंगे। इन तीनों के अलावा एक और व्यंजन होता है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये क्या होता है? संयुक्त, जैसा कि इसके नाम से पता चला है, दो व्यंजनों का मेल। ये जो संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से बनता है, दो व्यंजनों का मेल। जैसे लास्ट में क्या आता है? छ, त्र, ज्ञा, और एक और है श्र। ये सभी दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे छ किससे बना है? क और श से। त्र किससे बना है? त और र से। ज्ञ किससे बना है? ज और अंगा से। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सबका साउंड निकल रहा है पर ज्ञ का नहीं निकलता। तो आप कैसे पहचानोगे? ज्ञ का पैटर्न कैसा, किस स्टाइल में बना हुआ है? ये देखिए, ज बना हुआ है तो ये ज हो गया, और अगर इस तरह से हो जाएगा तो अंगा, तो एक जैसा ही है, तो इनको मिलाकर ज्ञ बनता है। अब है श्र। श्र किससे बनेगा? श्र साउंड आ रहा है श और र से, तो ये बन गया श्र। तो ये 4 व्यंजन कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों का मेल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजनों को भी 5 व्यंजनों में बांटा गया है। का वर्ग किसके अंतर्गत आता है? च वर्ग किसके अंतर्गत आता है? ट वर्ग किसके अंतर्गत आता है? ता वर्ग किसके अंतर्गत आता है? और प वर्ग। तो बहुत ही आसान है पहचानना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और इस जो क्लास है, ये जो वीडियो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। वहां पर डेली क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से साथ जुड़ सकते हैं।
कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर चेक करें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।